हेलो स्टूडेंट्स, मैं बसंत यादव। आज इंग्लिश क्लास 11 ग्रामर के सिंथेसिस चैप्टर में लेक्चर वीडियो सिंपल सेंटेंस को कंटिन्यू रखते हुए नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट को बताने जा रहे हैं। इसे कंसंट्रेट होकर बोर्ड पर देखें। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट जब वाक्यों में सब्जेक्ट भिन्न भिन्न व्यक्ति या वस्तुएं हो और जब एक वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे का सब्जेक्ट भी न हो, अर्थात वाक्यों के सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट में कोई संबंध न हो और फिर भी वाक्यों में दिए हुए कार्यों में एक के बाद दूसरे के किए जाने का संबंध हो, तो वहां नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग किया जाता है। लेट्स बिगिन। देखें बच्चों, आज हम सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंस को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट को बता रहे हैं। इसको ध्यान से देखें और समझने का प्रयास भी करें। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का क्या मतलब है? नॉमिनेटिव मीन्स होता है कर्ता और एब्सोल्यूट मीन्स होता है स्वतंत्र, यानी स्वतंत्र कर्ता। जैसा कि आप इसके पिछले लेक्चर वीडियो में आपने नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन को पढ़ा है, ठीक उसी प्रकार से अभिन्न है उससे कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट हम उसको कहते हैं कि जब वाक्यों का सब्जेक्ट भिन्न भिन्न व्यक्ति या वस्तुओं हो और जब एक वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे का सब्जेक्ट भी न बने, यानी दोनों वाक्यों में किसी प्रकार का कोई संबंध न हो, उसी को हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहते हैं। फिर से देख लें इसको। जब वाक्यों का सब्जेक्ट भिन्न भिन्न हो, जैसे यहां देखें इस उदाहरण के माध्यम से, द सन, द फॉग, ये दोनों सिंपल वाक्य हैं। द सन रोज, द फॉग डिसअपीयर्ड। ये दो सिंपल सेंटेंस है। ये दो सिंपल सेंटेंस को जब हम मिलाएंगे तो वह सिंथेसिस होगा, यानी नॉमिनेट एब्सोल्यूट के माध्यम से। देखें इसको कि ये द सन एक करता है और दूसरे में द फॉग करता है, यानी दो वाक्यों में सब्जेक्ट जो है भिन्न है। अच्छा लग गया आपको? क्लियर हो गया? अब इसको हम कैसे बनाते हैं पहले आप जानें कि यानी दोनों वाक्यों में कर्ता जो है भिन्न भिन्न हो। समझ आ गया? दूसरी बात, ये इन दोनों कर्ताओं में कोई संबंध भी न हो, यानी इधर सूर्य का उदय होना और इधर फाग का गायब हो जाना, दोनों दो बातें हैं, यानी इनका कोई से संबंध, कोई लेना देना नहीं है इन दोनों कर्ताओं से। अब ये क्लियर हो गया कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या है, यानी स्वतंत्र कर्ता। स्वतंत्र कर्ता यह है कि जो कर्ता यानी क्रिया पर किसी प्रकार का बोझ न बने, न किसी भी क्रिया पर कोई उसका प्रभाव पड़े, उसी को हम स्वतंत्र कर्ता कहते हैं। तो ये तो आपको मालूम हो गया इन दोनों वाक्यों में। अब देखेंगे कि सबसे पहले इन दोनों वाक्यों में कार्य किस वाक्य में हुआ है। तो देखें, सूर्योदय यानी सूर्य का उगना, ये कार्य पहले हुआ है। इसके बाद फाग यानी कोहरा का गायब होना दूसरा हुआ है। तो ये पता चल जाएगा कि जो कार्य पहले हुए हैं जिस वाक्य में, उसको उसमें हम सिंथेसिस करते हैं। देखे हैं सिंथेसिस का करते हैं, या देखेंगे इसको। इसके साथ हम करते क्या हैं कि हैविंग का प्रयोग करते हैं, यानी यह सब्जेक्ट के तत्काल बाद हैविंग का प्रयोग करेंगे और जो वर्ब होगा उसी वर्ब को हम थर्ड फॉर्म में रखते हैं। देखिए इसको, द सन हैविंग राइजिंग। अब ये दूसरे वाक्य को हम ज्यों का त्यों कामा दे करके इसको रख देते हैं। द फॉग डिस अपीयर्ड। ये बन गया आपका सिंथेसिस। फिर से इसको देखें, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या है, यानी वाक्यों में कर्ता भिन्न भिन्न होते हैं। वाक्यों में कर्ता देखें भिन्न भिन्न, इसमें सन है, इसमें फाग है। दूसरी बात,
इन वाक्यों में जो वाक्यों का जो ऑब्जेक्ट है वह दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट भी नहीं बन रहा है, यानी यह ऑब्जेक्ट का बाद यहाँ सब्जेक्ट होना चाहिए, ये सब्जेक्ट भी नहीं बन रहा है, तो इससे होता है कि नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट है। अब हम करते क्या है इसको बनाने के लिए कि ये जो नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट है यानी दसम, इसी के तत्काल बाद हम हैविंग का प्रयोग करेंगे, इसके वर्ग को थर्ड फॉर्म में ले आएंगे और दूसरे वाक्य को हम ज्यों का त्यों जो है रख देते हैं इसके कॉमा लगा करके। ये तो क्लियर हो गया होगा आप। अगला देखें, एक और उदाहरण के माध्यम से समझें कि द बस वाज पंक्चर्ड, वी हायर्ड ए टैक्सी, यानी बस जो है पंक्चर हो गया तो हम क्या किए, एक टैक्सी को किराया पर लिए। यानी इसको क्या करेंगे, जब वाक्यों में यहां देखें वाज, यहां देखें वाज, इज, वेयर, एम इत्यादि आया हो तो हम इसको बिन का प्रयोग करते हैं और क्रिया का थर्ड फॉर्म कैसे लिखेंगे, देखिए इसको, द बस being punctured comma we hired a taxi। ये आपका सिंथेसिस बन गया, ये भी सिंथेसिस हो गया, ये भी सिंथेसिस हो गया आपका। यार फिर से देख लें कि यदि वाक्य में वाज, इज, वेयर, एम आए हों तो उसके जगह पर हम बीइंग का प्रयोग करते हैं। ध्यान देंगे, बीइंग का प्रयोग करेंगे और क्रिया का थर्ड पार्ट उसी तरह रहेगा, दूसरे वाक्य को हम ज्यों का त्यों रख देते हैं। फिर दूसरे उदाहरण के माध्यम से समझ लें। देखें, द सन सेट, स्टार्स केम अप इन द स्काई। देखें, इसका भी कोई संबंध है। इसमें यह पता आपको चलता है कि दोनों वाक्यों में कर्ता जरूर भिन्न भिन्न है या स्वतंत्र हैं, लेकिन इन दोनों वाक्यों में कैजुअल रिलेशन देखने को मिलते हैं। कैजुअल रिलेशन को देखें, कैजुअल रिलेशन ये देखने को आपको मिलते हैं। कैजुअल रिलेशन मतलब का ये कार्य जो है कि बाद दूसरा कार्य जो ही संपन्न होता है तो उसका एक संबंध रहता है उस कार्यों के बीच में, या उस कार्यों में एक दूसरे परस्पर संबंध रहता है, यानी कार्य और परिणाम देखने को मिलते हैं। ये देखिए कार्य क्या है, ये सूर्य का अस्त होना, यह परिणाम होता है सितारों को निकल जाना। सितारे निकल आए आसमान में, क्योंकि यह सूर्य अस्त नहीं होता तो सितारे नहीं आते आसमान में, यानी इसका परिणाम ये कारण बनता है दूसरे वाक्य, और उसका ये दूसरा जो वाक्य आता है यह उसका परिणाम होता है, यानी कैजुअल रिलेशन होते हैं। कैजुअल रिलेशन यानी परस्पर कार्य और परिणाम जिसको कहते हैं, या कारण व परिणाम का बोध होता है दोनों वाक्यों में। यहां पर देखें इसको फिर से, इसको हम सिंथेसिस करें। यहां पर सिंथेसिस करते हैं, देखें इसको, द सन, जैसा आपको बताए हैं कि इसमें क्रिया का जो थर्ड फॉर्म ये हैविंग लाते हैं। हैविंग ये थर्ड फॉर्म भी है, हैविंग सेट और कामा लगाएंगे और इस वाक्य को जो कहते हैं हम क्या करेंगे, उतार देंगे या रख देंगे। केम अप इन द स्काई। क्लियर? तो यह आपका
नॉमिनेटिव ऑब्सोलेट समाप्त हुआ। अब आपको एक्सरसाइज देते हैं, और अगर कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है, किसी प्रकार की कोई आपको दिक्कत आती है, तो कमेंट के माध्यम से पूछने का प्रयास करें। चलें इसको देखते हैं। हाँ, नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट का तो हम एक्सरसाइज कर लें, नोट करें। कंबाइन ईच सेट्स ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू वन सिंपल बाय यूजिंग द नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन। नोट हुआ? देखें पहला, हिज फ्रेंड अराइव्ड, ही वॉज वेरी प्लीज्ड। इसका सेंटेंस करिए। सर सेकेंड है द स्टॉर्म सीज्ड। दूसरा वाक्य द सन केम आउट। नेक्स्ट, थर्ड, द स्कूल वॉज क्लोज्ड। दूसरा वाक्य द वॉज रिटर्न्ड होम। धीरे धीरे स्लो बोला जा रहा है, आप उसको लिख लें। फोर्थ है द मैच वाज ओवर, फुल स्टॉप, वी लेफ्ट द ऑडिटोरियम। फिर से देखें इसको, द मैच वाज ओवर, फुल स्टॉप, वी लेफ्ट द ऑडिटोरियम। नेक्स्ट और अंतिम को देखें, द किंग डाइड, फुल स्टॉप, हिज eldest son came to the throne। फिर से देखें इसको, द किंग डाइड, फुल स्टॉप, हिज eldest son came to the throne। इसका एक्सरसाइज आप करके कमेंट के माध्यम से मुझे अवगत कराएं। थैंक यू।